ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड ये वाला पोर्शन को अपन ने कंटिन्यू करा था। तो हमने इसमें ना कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे और फिर मैंने पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड वाला सिचुएशंस बताई थी आपको। पार्शियल मैग्नेटिक फील्ड की सिचुएशन का मतलब क्या, जैसे ये डायग्राम बना हुआ है आपके सामने कि हमारे पास है ना कुछ एक विड्थ है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ओनली यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं और नहीं। फिर चार्ज पार्टिकल को इसमें अगर हम प्रोजेक्ट कर दे तो मैंने केस लिया था कि चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल बाउंड्री से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो बाउंड्री से परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करने में अलग अलग केसेस क्रिएट होते थे। ये जो विड्थ है रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जो लेंथ है वो है ना मैंने बताई थी कि रेडियस से अगर ज्यादा हो, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन से ज्यादा हो तो कुछ ऐसा सिचुएशन होगी दिस एल इज ग्रेटर देन आर, तो पार्टिकल पूरा सेमी सर्कल कवर करेगा और वापस निकल जाएगा, है ना। तो ये हमने पढ़ा था कि अगर लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रीजन वो ग्रेटर देन रेडियस हो तो क्या होता है, लेंथ अगर जस्ट इक्वल टू रेडियस के बराबर हो, जस्ट इक्वल टू रेडियस के बराबर हो तो ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ ग्रेजिंग में निकल जाए। अगर लेंथ रेडियस से थोड़ी सी कम हो तो पार्टिकल यहाँ पे 90 डिग्री का एक सर्कल कवर करते हुए, एक आर्क कवर करते हुए जिसके सेंटर में 90 डिग्री एंगल है, क्वार्टर सर्कल कवर करते हुए सरफेस के जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है उसको ग्रेज करते हुए चला जाएगा। और अगर ये रेडियस थोड़ी सी भी लेंथ थोड़ी सी भी ज्यादा हुई आर से, लेंथ इज आर प्लस, तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, सेमी सर्कल पूरा हो जाएगा, है ना। फिर इसमें केस 3 देखा था कि अगर लेंथ कम हो रेडियस से तब क्या होगा, वो जाना चाहता है पार्टिकल ऐसे सर्कल में पर यहाँ की लेंथ के आगे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, फिर पार्टिकल है ना कुछ एंगल घूम के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ जाता है। तो वो एंगल कितना रोटेट होता है वो अपन निकाल सकते थे साइन थीटा के रिलेशन से, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज आर, दिस इज आर, ये एल है, तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते थे कितना एंगल कवर होगा अंदर, आर्क लेंथ निकाल सकते हैं तो टाइम में निकल जाएगा कि अंदर कितना टाइम कवर कर रहा है पार्टिकल। इसमें जो कुछ पूछा जाए वो सब आप कर सकते हो। चलो ये सारी सिचुएशन पढ़ी थी अपन ने। फिर एक और चीज मैंने बताई थी, अगर पार्टिकल बाउंड्री के मैग्नेटिक फील्ड बाउंड्री से परपेंडिकुलर नहीं कुछ एंगल पे आ जाए, कुछ एंगल पे आ जाए, मान लो थीटा एंगल पे आ रहा है, यहाँ थीटा एंगल ये 90, तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ थीटा होगा। फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b इस तरफ है तो सर्कल का सेंटर यहाँ पे आना चाहिए, सर्कल के सेंटर पे अब 2 थीटा का आर्क बनाते हुए वो पार्टिकल मोशन करेगा, है ना। तो ये सारी सिचुएशन अपन पढ़ चुके थे, वो तो बोर्ड पे था तो मैंने सोचा इसको एक बार और देख लेते हैं अपन। तो ये सब चीजों में कोई भी डाउट, सब कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में अपना ये, ऑल दिस क्लियर सर। कल की रिकॉर्डिंग, हाँ कल वो कुछ रिकॉर्डिंग में अपलोड कर रहा था पर वो कुछ अटक गई बीच में, आज मैं कंप्लीट कर दूंगा उसको, है ना, आज मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं अपन। तो कुछ छोटी छोटी सी चीजें बची थी अभी हमारे मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के, तो वो कंप्लीट करते हैं। हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन पढ़ लिया, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ आइडियाज डिस्कस करे थे, नॉट क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली डिस्कस करा था। मतलब हमने समझा था कि क्या होना चाहिए, कैसा, इक्वेशंस वगैरह मैथमेटिक्स में डिस्कस करा था, बट थोड़ा इक्वेशंस वगैरह नहीं बनाई थी, पर समझ तो लिया था कि कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड तो अपन ने डिस्कस कर लिया, अब मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड हो जाए तो मोशन कैसा होगा, ये पोर्शन अभी तक बचा हुआ है, इसको स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो लिखिए मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों में चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक कॉन्सेप्ट कुछ बोला था कि आप ढूंढना, मैग्नेटिक बॉटलिंग, मैग्नेटिक बॉटलिंग, तो कुछ ढूंढा उसके बारे में, मैग्नेटिक बॉटलिंग क्या होता है। यशवर्धन बोल रहा है पढ़ा था, गुड, देखा है, वेरी गुड, है ना। तो समझ में आ गया पूरा कि क्या कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक बॉटलिंग क्या है। अच्छा हाँ, आज ही मैंने भी कुछ शेयर करा है, ठीक है। चलो आज मैंने भी शेयर करा, पर उसमें कोशिश करना पूरा समझने की, मैंने जो शेयर करा उसमें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं है, वो बस आइडियाज है सारे, है ना। क्या क्या हो सकता है ये कुछ आइडिया है, सब कुछ प्रॉपरली शायद एक्सप्लेन नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस भी देखा है मैंने कि इरोडो टाइप की किताबों में मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छी किताबों में मिल जाते हैं क्वेश्चंस,
तो थोड़ा सोचना। मैग्नेटिक मिरर का कॉन्सेप्ट हाँ आज शेयर करा है मैंने आपको। चलो ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। अपन अब नेक्स्ट स्टार्ट करते। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, चलो बस अब अपन अपन समझते, अपन अपना अगला चीज समझते हैं, वो आप लोग पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए, समझिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो हमको समझना है मोशन इन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेस में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगता है QE वेक्टर। चार्ज पार्टिकल experiences a force due to electric field QE vector. Q is the charge of particle, E is the electric field. एंड हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड में भी फोर्स लगता है, वो होता है QV क्रॉस B। और दोनों ही फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो टोटल फोर्स ये हो जाएगा उसको। अभी जो कंबाइंड फोर्स की इक्वेशन है ना, इसका नाम है लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन, लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। ठीक है, ऐसे खास तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगता है, पर पहली बार हमको लॉरेंट्ज नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, तो इसलिए अपन उनके ऑनर में लॉरेंट्ज फोर्स इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में जो फोर्स लगता है हम जानते हैं कितना लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसा होगा, तो अपन हर सिचुएशन तो नहीं समझेंगे, कुछ स्पेसिफिक केसेस हमारे काम के हैं, तो हम उन्हीं को लेके चलेंगे। हम हर रैंडम सिचुएशन तो ऑफकोर्स नहीं समझ सकते, तो हम कुछ खास सिचुएशन होती है जहां पे कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं, वो समझेंगे। ठीक है, तो चलो पहला केस, केस वन। केस वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही पैरेलल एक दूसरे के, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, दोनों ही यूनिफॉर्म लेके चल रहा हूं मैं जितने भी केसेस लग रहा हूँ सब में यूनिफॉर्म E और B है, मैं वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ले रहा है ना, अपन आसान चीजें पहले डिस्कस करेंगे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे, दोनों एक ही डायरेक्शन में। अब मान लो चार्ज पार्टिकल लिया मैंने Q चार्ज, और उसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, वो भी इसी की डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। क्या होगा, कैसा मोशन करेगा ये बताओ, बताइए क्या लगता है आपको, कैसा मोशन करेगा चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या है तुमको जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या है आप जानते हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही। मोशन शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जीरो हो जाएगा, बी और बी पैरेलल है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो जीरो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इसी डायरेक्शन में फोर्स दे रही है, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी बढ़ाते जाएगी इस डायरेक्शन में, तो मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते रहेगा पार्टिकल, तो पार्टिकल का मोशन इसी लाइन में होते रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसा लिख सकते हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो, तो केस वन तो काफी आसान हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है तो। अब केस टू, मान लो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, ठीक है, लेकिन हमने जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी ना वो इनके परपेंडिकुलर कर दी। सो सपोज दिस वाज द एक्स वाई जेड एक्सिस, ये सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, चार्ज पार्टिकल रखा हमने ओरिजिन पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैंने प्रोवाइड कर दी परपेंडिकुलर टू दिस, तो चार्ज की वेलोसिटी जो प्रोवाइड करी वो मैंने इधर कर दी एक्स एक्सिस के अलोंग, पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाई एक्सिस के अलोंग है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, चलो अब क्या सोचते हो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, पार्टिकल को वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर वाई में प्रोवाइड करती, दोनों ई और बी अभी भी पैरेलल है, यहाँ पर भी पैरेलल थी, यहाँ पर भी पैरेलल है। ठीक है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल दी, क्या होना चाहिए, नहीं वैभव, यस, तो हम हाँ ऐसे ही कुछ होना चाहिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल ट्राई टू एक्सेलरेट पार्टिकल,
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है ना वो तो बस उसकी डायरेक्शन में होता है, QE होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सेलरेट पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी, तो पार्टिकल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अलोन अगर होती तो क्या होता? मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन होता। मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर मोशन होता। तो अलग अलग क्या होगा पहले ये समझना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड अकेली होती तो सर्कुलर मोशन होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अकेली होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन होता, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रही है पार्टिकल उसकी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाए, और मैग्नेटिक फील्ड घुमा रही है। तो आप सोच सकते हो क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड घुमाते रहेगी उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उसको एक्सेलरेट कराते रहेगी, तो घूमते घूमते एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ऐसा हेलिक्स बनेगा जो एक्सेलरेटेड होगा, ऐसा हेलिक्स बन जाएगा जो एक्सेलरेटेड होगा। मतलब अभी शुरू में उसको आगे जाने की वेलोसिटी कम मिलेगी, तो शुरू में पिच कम होगा, धीरे धीरे उसका पिच बढ़ते जाएगा। ऐसा कुछ होना चाहिए, समझ रहे हो? पिच शुड बी इंक्रीजिंग, एक्सेलरेटेड हेलिक्स। शुरू में देखो पिच बहुत कम दिखाया मैंने, फिर पिच बढ़ाया और बढ़ा दिया, तो पिच बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो पैरेलल वाली वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई पिच इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। चलो, अब इस हेलिक्स के बारे में अगर आपसे कोई रेडियस पूछे तो आप बता सकते हो। ये जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इससे रेडियस डिसाइड हो जाएगी, इट शुड बी mv अपॉन qb। ठीक है, पिच कैसे निकालोगे? तो पिच तो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पर आपको किसी इंस्टेंट पर पिच चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ का पिच चाहिए, तो यहाँ से यहाँ टाइम इंटरवल कितना वो देखो, है ना। पिच को अपन क्या लिख सकते हैं, एन टाइम जो टाइम इंटरवल है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम इंटरवल माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 टाइम इंटरवल, इससे आपको पिच मिल सकता है, where t is 2 pi m by qb, है ना। पिच क्या होता था बेसिकली, एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट होता है, पिच इज एक टाइम पीरियड का डिस्प्लेसमेंट। तो आपसे कोई पूछे स्टार्टिंग टाइम से पहला जो पिच आएगा वो बताओ, तो पहले पिच के लिए यहाँ पे 1 रख देना, यहाँ 0 डाल देना, तो पहला पिच मिल जाएगा। दूसरा पिच के लिए इसको 2, इसको 1 रख देना, दूसरा पिच मिल जाएगा। तो पिच अलग अलग टाइम इंटरवल वाला आप निकाल सकते हो। हाँ, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बढ़ेगी, और रेडियस बढ़ नहीं रही है, रेडियस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेडियस में जो वेलोसिटी होती है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी होती है, और वो तो चेंज ही नहीं हो रही यहाँ पर। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, वाईजेड प्लेन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, सॉरी एक्सजेड प्लेन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, तो एक्जेड प्लेन में वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट, स्पीड विल बी कांस्टेंट इन एक्जेड प्लेन। ठीक है, चलो, तो कांस्टेंट रेडियस से चलेगा बट एक्सेलरेट कर जाएगा। इज दिस क्लियर? समझ में आ रही बात है पूरी? यस, वेरी गुड, है ना। तो केस 2 भी डिस्कस कर लिया अपन ने। तुषार बोला एग्जैक्ट प्लेन से अभी सर्कल ही दिखेगा, हाँ बिल्कुल सही, अगर कोई यहाँ से देखेगा तो एग्जैक्ट प्लेन में पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते दिखेगा, बिल्कुल सही। चलो, तो अब दोनों को पैरेलल रखने में अपन ने क्या करा, पार्टिकल को उसी डायरेक्शन वेलोसिटी दे दी, परपेंडिकुलर दे दी, तो देख लिया क्या हो गया, है ना। वेलोसिटी ना दो तो क्या होगा, दोनों ही पैरेलल वाला सिचुएशन अपन ऐसी, वो लिखवा नहीं रहा हूं मैं आपको, वो ऐसे मन से डिस्कस कर लेते हैं अपन। मान लो दोनों ही पैरेलल है और पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर दिया, वेलोसिटी नहीं दी, जस्ट रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? रचित नहीं बेटा, बताओ, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, पर पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, बिल्कुल सही। भाई इस सिचुएशन में शुरू में अगर वेलोसिटी नहीं होती तो भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है और पार्टिकल जस्ट रिलीज कर दिया मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करा देगी। ठीक है, तो अपन अलग अलग सिचुएशन सोच सकते हैं। अब ये मान लो कि ये दोनों तरह की वेलोसिटी दे दी थी, पार्टिकल को मैंने थोड़ा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग भी है, थोड़ा परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट भी, थोड़ा परपेंडिकुलर भी, मतलब एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और पार्टिकल को एंगल पे वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा, कैसा मोशन होना चाहिए? अगला केस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और पार्टिकल को एंगल पे वेलोसिटी दे दी, एक एक्यूट एंगल पे वेलोसिटी दे दी, तो क्या करेंगे, तभी भी एक्सेलरेटेड हेलिक्स ही बनेगा, बिल्कुल सही। फर्क ये हो जाएगा कि वेलोसिटी का शुरू से कुछ कंपोनेंट है, शुरू से कुछ कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी का इधर भी एक कंपोनेंट है, इधर भी एक कंपोनेंट है, तो शुरू में भी इधर कुछ स्पीड आ जाएगी, इनिशियल स्पीड हो जाएगी बस, समझे? हाँ बस, ठीक है। तो अब हम इस तरह से सब चीज सोच सकते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों पैरेलल में अपन ने वेलोसिटी को अलोंग भी फेंक दिया, परपेंडिकुलर भी रख दिया, एंगल पे भी रख दिया, वेलोसिटी नहीं दी, ये सब अपन ने करके देख लिया, ठीक है। और भी आप सोच सकते हो, अपोजिट वेलोसिटी दे दो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी वेलोसिटी दे दो तो क्या होगा, सब कर सकते हो आप, है ना। तो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया अपना, ई एंड बी पैरेलल है, उसका सारा डिस्कशन कंप्लीट। इज इट ओके? ठीक है। पिच के आगे क्या लिखा है वो ब्लर हो रहा है। पिच के आगे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम इंटरवल माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1th टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट इन nth टाइम इंटरवल माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1th टाइम इंटरवल, तो ये पिच हो जाएगा टोटल। मान लो किसी इंस्टेंट पे पिच चाहिए आपको, थर्ड टाइम इंटरवल का पिच चाहिए, तो थर्ड टाइम इंटरवल की पिच के लिए क्या करेंगे, ओरिजिन से दो टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेस हुआ और तीन टाइम इंटरवल में कितना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हुआ है, सॉरी, तो फोर्थ का पिच की निकालने के लिए फोर्थ और माइनस 3 इनके डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है, तो पिच आ जाएगा फोर्थ टाइम इंटरवल ऐसे। चलो, तो हमने यूनिफॉर्म ई और बी दोनों पैरेलल के अधिकतर केसेस डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चन तो कुछ भी बना के दे सकते हैं, मैक्सिमम चीजें अपन ने डिस्कस कर ली, ठीक। अब आगे बढ़ते, अगला सिचुएशन केस 3 लिख देता हूं मैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ना, केस 3। ई परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड और दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों की परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी, लाइक दिस। देखो, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने दिखाई, और चार्ज पार्टिकल मैंने ओरिजिन पे रखा, जहां चार्ज है उसको ओरिजिन बोल दिया, और ये डायरेक्शन में उसको वेलोसिटी दे दी हमने, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी चार्ज पार्टिकल को, ठीक है। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा, वो होगा बी क्रॉस बी के अलोंग, बी की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट करो, नीचे की तरफ आ रहा है। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बी की डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोल करेंगे, थंब की डायरेक्शन नीचे आ रही है, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है। ये समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो सीधा सीधा चलेगा ना, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। इफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन तो अलग है ही, हमने समझ लिया डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इनके दोनों बराबर हो गए तो पार्टिकल सीधा सीधा चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा QE, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स होगा QVB, बिकॉज वेलोसिटी वाज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो QVB लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखो Q से Q कैंसल, इसका मतलब V हो गया अगर E अपॉन B, तो पार्टिकल सीधा सीधा मोशन करता है। इन दिस केस मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, किस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज E क्रॉस B। E क्रॉस B की वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, देखो जरा,
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस प्रोडक्ट करो तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। तो पार्टिकल को जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी वो उसी से चलते जाएगा। नॉन डिफ्लेक्टेड अनडिफ्लेक्टेड मोशन होगा। पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, मोशन में कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इन दोनों की ही परपेंडिकुलर पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो एंड द सिचुएशन इज दैट v इज e by v, v इज e by v। तो क्या होता है, पार्टिकल सीधे सीधे चलता है। बात समझ में आई? बोलो। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, यस कांस्टेंट वेलोसिटी से सीधे सीधा स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत काम का केस है ये, बहुत जगह इसे यूज किया जाता है। इनफैक्ट अगर आपको केमिस्ट्री में याद हो जे थॉमसन ने ई बाइम कैसे निकाला था, तो वहां पर भी ये यूज हुआ है। जे थॉमसन ने ई बाइम निकालने में भी यूज करा था। ठीक है, क्या करा था उन्होंने, ई बाइम डिटर्मिनेशन के लिए जे थॉमसन के पास पहले तो एक फिलामेंट थी जो इलेक्ट्रॉन इमिट करती थी। उन इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर लिया था। यहाँ से कोई फिलामेंट है जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रही है, फिलामेंट इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकती है, ये अपन बाद में समझ लेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन्स को किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा, तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मिल रही, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं सबके सब v पोटेंशियल से एक्सीलरेट हुए, तो इन सबकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाना चाहिए वो जाना चाहिए ev। स्टार्टिंग में निग्लिजिबल मान लो, तो v पोटेंशियल से एक्सीलरेट होकर काइनेटिक एनर्जी ev हो जाएगी। अब ये सारे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के लिए हम कैपेसिटर की प्लेट यूज कर लेते हैं। तो कैपेसिटर की प्लेट में हमने पॉजिटिव चार्ज नीचे दे दिया और नेगेटिव चार्ज ऊपर दे दिया, तो प्लस माइनस चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा दी। कैपेसिटर की प्लेट लगा दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई। मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो उसके लिए हेमोल्ड्स कॉइल यूज कर लो। आपको बताया था हेमोल्ड्स कॉइल क्या होती है, सर्कुलर कॉइल्स यूज कर लो। तो दो कॉइल्स है, वो दो एक्चुअली एक के ऊपर एक आपको दिखेगी नहीं ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर लाने के लिए करंट ऐसे भेज दो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी यहाँ पर डॉट। डॉट में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई, बस म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड e अपॉन बी है। अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो गया म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होना चाहिए e अपॉन बी होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड को e अपॉन बी लिख सकते हो। तो यहाँ लिखना काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv², v को लिख देना e बाय बी इक्वल टू e इंटू वी। तो यहाँ से चार्ज और मास का रेशियो मिल जाता है। देखो आपको यहाँ से e बाय m ढूंढोगे तो आ जाएगा e बाय बी का होल स्क्वायर अपॉन 2v। ठीक है, तो चार्ज और मास का रेशियो हम ढूंढ सकते हैं। जे थॉमसन ने इस तरह से ढूंढा था। और इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जा रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो सामने एक स्क्रीन रख दी, स्क्रीन रख दी यहाँ पर। जो पुरानी टीवी आती थी, देखा है पिक्चर ट्यूब वाली टीवी, वो बड़े बड़े टीवी रहते थे जो आजकल तो सब जगह एलईडी वगैरह यूज होती है ना। तो पुरानी टीवी में भी ये होता था, उसमें जो स्क्रीन होती है ना सामने, उस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से हमको वहां पर है ना ब्राइट स्पॉट दिखता है, जहां इलेक्ट्रॉन टकराया वहां ब्राइट स्पॉट। तो ऐसे ब्राइट डार्क स्पॉट बना के हम ओवरऑल पिक्चर बना सकते हैं। तो वहां ऐसे पिक्चर बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ टकरा रहा है वो पता करने के लिए हमारे पास चीजें बहुत इजीली अवेलेबल है। वो एक फ्लोरोसेंट मटेरियल को कोट करके स्क्रीन लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन जहां टकराएगा वहां पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा टकरा रहा है तो यहाँ ब्राइट स्पॉट दिखेगा।
ठीक है, चलो। तो मेरे पास गोपाल कुछ बोल रहा है, हाँ उसके सामने मैग्नेट लगाते हैं तो ग्रीन ग्रीन हो जाती है। हाँ, मैग्नेट लगाने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मोशन अफेक्ट हो जाता है, तो फिर वो स्क्रीन में चेंज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकते हैं, तो तुमको पिक्चर में डिस्टॉर्शन दिख सकते हैं वहां पे। तो ये पूरा अरेंजमेंट था ई बाय एम डिटरमाइन करने का। यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मे बी इन स्ट्रेट लाइन if the velocity of charge particle or the speed of charge particle e by v and the direction of this velocity is along e cross v। चलो, समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट आपको? सर बोलिए। सर इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है, तो सर हाँ, यहाँ पे एक वो था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सर उससे कुछ अफेक्ट नहीं होगा सर ये सब? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से किस क्या लिमिट आती है? सर मतलब यहाँ पे अपन वेलोसिटी इतने एक्यूरेटली बोल रहे हैं, तो सर उसके हाँ, कारण तो सर पोजीशन में तो बहुत चेंजेस आना चाहिए, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है सर, हाँ, तो सर ये हाँ, स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब हाउ कैन बी प्रेडिक्ट सो एक्यूरेटली? नहीं, एक मिनट, हम ये ई और बी जो लगाएंगे, ई और बी की वैल्यू जो पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिसाइड करेंगे, क्या है यहाँ पर? तो प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और बीच की डिस्टेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस और बीच की डिस्टेंस, इन दो चीज को मेजर करके इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होगी। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इन कॉइल्स में क्या करंट भेजा है, कॉइल की रेडियस वगैरह क्या है, ये सब पता करके मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। यस सर। क्या ये हमें एक्यूरेटली पता है? अच्छा, यहाँ पे आ जाएगी अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी नहीं, यहाँ पे एरर है। अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट तो तब होगा जब अपन बहुत ज्यादा एक्यूरेटली अपन कोई एक चीज पता कर ले। अभी तो एक्यूरेटली पता ही नहीं कर सकते हम। ये जो ई और ये ई बी, ये पोटेंशियल, ये सब में कुछ ना कुछ एरर है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी विदाउट एरर अपन पता ही नहीं कर सकते, मेजर ही नहीं कर सकते। अच्छा ओके सर, हाँ। तो ये कभी होता ही नहीं फिजिक्स में कि हम बोलते हैं कि एवरीथिंग इज एग्जैक्टली नोन। होता ही नहीं कभी ऐसा, एग्जैक्टली तो पता ही नहीं कुछ हमको। हर चीज की हमको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पता है कि हाँ इसके आसपास है वो, तो हम ईवा एन को एक अप्रोक्सीमेट निकालते हैं हमेशा। हम हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उसके एरर के साथ रिपोर्ट इसलिए तो करते हैं, तो प्लस माइनस करके एरर लिखते हैं ना साथ में अपन, वो इसलिए तो लिखते हैं कि हम बताते हैं इसमें इतनी अनसर्टेनिटी या इतनी एरर पॉसिबल है। और वो एरर वो हाइजेनबर्ग वाली नहीं है, वो ये मतलब कि हमारे मेजरमेंट में ही है इतनी। ठीक है, चलो, बिल्कुल सही। ओके, सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? ये बहुत ज्यादा यूज होता है स्ट्रेट लाइन में चलने वाला कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, पार्टिकल सिलेक्टर बना सकते हैं, पार्टिकल सिलेक्टर बना सकते हैं। हमको एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीड का पार्टिकल चाहिए, हमको एक पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल सिलेक्ट करना है। मान लो तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कोई तुम्हारे पास एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है अपने में से, उसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं। तुम्हें उनमें से एक पर्टिकुलर स्पीड का इलेक्ट्रॉन सिलेक्ट करना है, बहुत सारी स्पीड के इलेक्ट्रॉन से आपको एक पर्टिकुलर स्पीड का इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करोगे आप सामने ये पूरा अरेंजमेंट लगा दो और जो स्पीड चाहिए उतना ई बाई बी सेट कर दो। तो जो स्पीड आपको चाहिए वो स्पीड के इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाएंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो जाएंगे। जिनकी स्पीड कम होगी उन पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट होंगे। ठीक है, और जिनकी स्पीड ज्यादा थी तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन में चले जाएंगे वो। तो हम बाकी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ई और बी म्यूचुअल उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इससे हम ना सेपरेशन भी कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड का पार्टिकल सिलेक्ट कर सकते हैं। अरे ये बात समझ में? चलो, बहुत बढ़िया है ना। तो वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर, ये चीज वेलोसिटी सिलेक्टर भी है। दिस इज ऑल्सो वेलोसिटी सिलेक्टर। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में हमने पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी आपने समझते होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ा है आपने। तो कोई न्यूक्लियाई है, उससे अलग अलग टाइप के चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, अल्फा बीटा ये सब इमिट होते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, मुझे उसमें पर्टिकुलर स्पीड का अल्फा पार्टिकल सिलेक्ट करना है,
या मुझे पता करना है कि कौन कौन सी स्पीड के अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो मैं E बाई बी को एडजस्ट करते जाऊंगा, तो E बाई बी जो जो स्पीड के बराबर होगा वो वाले अल्फा पार्टिकल सीधे टकराएंगे। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल का सोर्स रख दो, अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल कहाँ टकरा रहे हैं, उससे हमको समझ में आ जाएगा उनकी स्पीड आपने जो सेट करी उससे ज्यादा या कम है। तो हम एग्जैक्ट ढूंढ सकते हैं कि किस स्पीड से अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे थे, या कैथोड रे में कैथोड रे किस स्पीड से मूव करती है वो मुझे पता चल सकता है। तो स्पीड ढूंढने का भी काम कर सकते हैं अपन। हम पता भी कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की रे में किस स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, समझे। चलो, तो बहुत बहुत सारे एप्लीकेशन है यहाँ पर। चलो, तो ये अपने केस 3 पढ़ा, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। ये क्लियर सबको? यस, ठीक है। अब कुछ डाउट आया मेरे पास, एक मिनट, क्या लिखा है, वो उससे भी आ सकता है ना कि जो केसेस डिस्कस किए थे उसमें L ग्रेटर देन R वाले। हाँ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारी जगह पर हम, मतलब आपको बस दिमाग लगाना है कि किसको कहाँ यूज कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पर। चलो, तो एक अब एप्लीकेशन की बात चल रही है, तो इसको जल्दी से पहले कंप्लीट करते हैं। केस 4 और थोड़ा सा डिस्कस करना है अपन को। तो केस 4 यहाँ स्पेस है, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। केस 4, म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, लेकिन चार्ज पार्टिकल को जस्ट छोड़ दो, रिलीज कर दो, उसको वेलोसिटी मत दो, तो क्या होगा ये समझना है अपन को। केस 4, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाई इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगा दी, ये देखो डॉट दिखाया मैंने मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ डॉट दिखाया, और चार्ज को मैंने जस्ट रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो क्या होगा ये समझना है अपन को। तो आप क्या सोचते हो, बताओ क्या होगा। बच्चे बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड, कुछ कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। हेलिक्स बोल रहे हैं, नहीं हेलिक्स गलत है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड भी गलत है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कराने की कोशिश करेगी, तो थोड़ा सा ऊपर वेलोसिटी गेन करने वाला है वो। थोड़े से टाइम बाद देखेंगे तो कुछ स्पीड गेन कर ली होगी उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन फिर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको स्पीड दे दी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा सकती है। फोर्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वेलोसिटी ऊपर आने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के बाहर है, तो V क्रॉस B इधर की तरफ फोर्स लगेगा। देखो, B ऊपर आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन से बाहर की तरफ है, तो V क्रॉस B इधर की तरफ फोर्स लगने वाला है। समझ में आ रहा है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल ऊपर जाने वाला है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सलेट होने वाला है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर वेलोसिटी आने वाली है, तो V ऊपर B प्लेन के बाहर, V क्रॉस B इधर फोर्स आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको उधर उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स देने वाली है। ये समझ में आ रहा है ना? चलो, हाँ ठीक है। तो अब इतनी जल्दी पूरी चीज डिसाइड मत करा करो, आप कई बच्चे इतना सा सुन के ही बहुत सारी चीज आगे बोल रहे हो, तो पूरी चीज अब इतने से में डिसाइड नहीं कर लेंगे अपन, थोड़ा अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। अब देखो, हमको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल शुरू में ऊपर जा रहा है, लेकिन उसको इधर की तरफ फोर्स मिल रहा है, तो पाथ अगर थोड़ी सी देर पर थोड़ी सी डिस्टेंस में बनाते तो ऐसा कुछ पाथ होता, छोटे से टाइम बाद देखते तो पार्टिकल का पाथ शायद ये दिखता अपन को, सही ना, है ना। अब इस पाथ में अभी पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेस हुआ होगा उस हिसाब से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क करा उतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितना ये हाइट गेन हुआ उतनी स्पीड आ गई। अब वो स्पीड जो है इस डायरेक्शन में हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो वी क्रॉस भी ऐसा फोर्स आ गया, वी क्रॉस भी देखो ऐसे एंगल पे आ गया, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल पहुंचा, उसने थोड़ी बहुत स्पीड यहाँ पर गेन करी है, और v क्रॉस b का जो फोर्स है पार्टिकल पे वो इस डायरेक्शन में आ रहा है परपेंडिकुलर, ये फोर्स की डायरेक्शन है। तो जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के अपोजिट आ रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इसे एंगल पे, लेकिन उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती पार्टिकल एक्सीलरेट हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है उसको थोड़ा सा डी एक्सेलरेट भी करेगा, थोड़ा कम स्पीड करने की कोशिश करेगा। तो स्पीड बढ़ने का जो रेट था ना, जितना शुरू में तेजी से बढ़ रही थी उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी स्पीड है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इससे क्या होना चाहिए, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ है, तो इधर तो पार्टिकल जाने की कोशिश करेगा, उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में थोड़ा और बढ़ेगी, लेकिन ऊपर की डायरेक्शन में जो स्पीड है उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी लेकिन उतना तेजी से नहीं बढ़ेगी जितना पहले बढ़ रही थी। तो जैसा पहला ये आर्क का शेप आया था ना, इस आर्क में अपन ने वर्टिकल स्लोप ज्यादा रखा था, इसका वेलोसिटी की डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ ज्यादा थी, स्लोप ऊपर था, वो स्लोप थोड़ा चेंज होगा। तो ये पार्ट ऐसे कंटिन्यू नहीं होगा, कुछ ऐसा होने वाला है, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पार्टिकल बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। पार्टिकल की वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल हुई तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा पूरा, बी इधर, बी प्लेन के बाहर, तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया, बी इधर, बी प्लेन के बाहर, तो नीचे की तरफ फोर्स हो गया। अरे समझ में? हाँ ठीक है, यस। तो अब मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा वेलोसिटी काफी कुछ गेन कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो यहाँ पर उसको ओवरऑल नीचे की तरफ ज्यादा फोर्स मिल जाएगा। अगर सही से ही पूरा पाथ कैलकुलेट करके देखे तो कुछ ऐसा पाथ दिखने लगता है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स फिर ज्यादा हो गया, इसलिए वो फिर नीचे की तरफ आने लग गया। जैसा यहाँ पर उसने स्पीड गेन करी थी वैसे धीरे धीरे लूज कर देता है, वापस से इस एक्सिस पे आके स्पीड जीरो हो जाती है। ऐसा कुछ एक शेप मिलता है हमको। दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल या पैराबोला ऐसा कुछ मत बोल देना, ठीक है? इसका अभी शेप क्या है वो अपन ने डिसाइड नहीं करा है, पर हाँ शेप कुछ ऐसा हो सकता है, ये समझ में आ रहा है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो बस इसी इसी और इसके बाद आगे का जो मोशन है, यहाँ पर फिर स्पीड जीरो हो गई पार्टिकल की, जीरो स्पीड से चालू हुआ फिर वापस जीरो स्पीड पे आ गया, फिर जीरो स्पीड से चालू होकर ऐसा चलते जाएगा। ये जो पाथ है दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करें सब अच्छे से तो दिस पाथ इज कमिंग टू बी साइक्लॉइड। साइक्लॉइड, cycloid path is the path taken by a particle on a smooth rolling wheel। कोई व्हील अगर जमीन पे स्मूथली रोल कर रहा है तो उसका कोई एक पॉइंट किस पाथ में चलता है, दैट इज साइक्लॉइड। मैं यहाँ दिखाऊं, अगर मान लो मेरे पास एक साइकिल का पहिया है, उसका सेंटर v स्पीड से जा रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है तुम उसका अगर मोशन देखो तो उसका जो पाथ आता है ना दैट इज कॉल्ड साइक्लॉइड। द पाथ ऑफ अ फिक्स पॉइंट ऑन अ व्हील रिम, व्हील के रिम पर कोई फिक्स पॉइंट पकड़ो, उसका जो पाथ होता है दैट इज कॉल्ड साइक्लॉइड। वैसा पाथ बनता है बिल्कुल यहाँ, ठीक है? यस, रोटेशन में सुना होगा, बिल्कुल सही। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, एससीवी में इस पे एक इलस्ट्रेशन है, आखिरी वर्कड आउट इलस्ट्रेशन या सेकंड लास्ट वर्कड आउट इलस्ट्रेशन बिल्कुल यही है, साइक्लॉइड वाला, ठीक है? तो इसका पूरा कैलकुलेशंस वगैरह वो सब वहां पर है, अपन भी देखेंगे पर अभी नहीं, अभी अपन बस एक क्वालिटेटिवली समझ रहे हैं, आइडिया समझ रहे कि कैसा पाथ होना चाहिए। कैलकुलेशंस वगैरह थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर ले अपन, चीजों की आदत हो जाए उसके बाद देखेंगे, ठीक है? चलो तो केस 4 क्लियर। यस, हाँ। अब मेरे पास एक डाउट आ रहा है इसके मैक्सिमा के बाद, फिर से बता दो क्या हुआ। तो मैक्सिमा वाली सिचुएशन पे देखो वेलोसिटी इधर गेन हो गई, इस तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आएगा v क्रॉस b नीचे, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इवन ग्रेटर हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से, तो पार्टिकल पे नेट फोर्स नीचे आने लगता है, तो फिर वो नीचे की तरफ स्पीड गेन करने लगता है, थोड़ा स्पीड नीचे की तरफ गेन हुई तो वेलोसिटी की डायरेक्शन फिर पाथ के टेंजेंट के अलोंग आप देख सकते हो, थोड़ी देर में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, उसकी वेलोसिटी ऐसे हो गई। अब जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है v क्रॉस b,
वो उल्टा x की वेलोसिटी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को और कम कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अब ऐसा आने लग गया, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन में जो फोर्स है ना वो x में जो स्पीड है उसको रिड्यूस कर रहा है। पहले मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स की वजह से x में स्पीड आई थी, बाद में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उसी को रिड्यूस करने लग गया। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अभी भी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे है, तो इन दोनों की वजह से नेट में फोर्स थोड़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स यहाँ स्ट्रांग हो गया था, यहाँ सबसे ज्यादा था, उसके बाद हो सकता है कि दोनों बराबर जैसे हो जाए, तो नेट में फिर ये इधर ही जाए। थोड़ी देर बाद x में स्पीड और कम हो गई, तो थोड़ा सा इधर की तरफ आगे जाने की स्पीड और कम हो रही है, तो कर्व वर्टिकली शिफ्ट होते जा रहा है। x में स्पीड कम होती जा रही है, इसलिए थोड़ा सा वर्टिकल जैसा होते जा रहा है। तो धीरे धीरे शुरू में जैसा वर्टिकल जैसा स्टार्ट हुआ था वैसे ही वर्टिकल यहाँ एंड हो जाता है। अल्टीमेटली रिटार्डिंग मोशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से ये वेलोसिटी वर्टिकल वाली भी कम हो रही है, तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल रिटार्ड होते होते स्पीड जीरो हो जाती है। यहाँ से यहाँ स्पीड गेन करी, यहाँ से यहाँ स्पीड रिड्यूस होकर फिर जीरो हो गई। ठीक है, तो फिर ऐसा मोशन फिर से रिपीट हो जाएगा। जीरो स्पीड से चार्ज पार्टिकल को छोड़ो तो यही वाला सिचुएशन स्टार्ट हो गई, वही वाला पार्ट फिर रिपीट हो जाता है। ठीक, बाकी इसको अपन मैथमेटिकल भी करने वाले हैं आगे, अभी बस अपन क्वालिटेटिवली समझेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशंस पॉसिबल है वो सब अपन ने देख लिए, और ये अपन एक एप्लीकेशन भी देखा, वेलोसिटी सिलेक्टर बोल लो या ई बाय एम डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये भी सीखा अपन ने। ठीक है, एक एप्लीकेशन और बच रहा है, बस वो मुझे आइडिया देना है आपको, बाकी आपको पता तो है उसमें सब कुछ। मेरे पास कुछ डाउट आया, सर बी बहुत कम लगाए तो मैक्सिमा से ऊपर चले जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या रिलेशन होगा वो अपन पढ़ेंगे, आप ज्यादा टेंशन मत लो, हम क्वेश्चन करेंगे पूरा कैलकुलेशन, पर अभी नहीं कर रहे, थोड़ा सा ये ऑब्जॉर्व कर लो, एक आध दिन में करते हैं अपन। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से क्या चेंजेस होते हैं वो सब करेंगे अपन। ठीक है, एक सिचुएशन मुझे और बतानी है, कॉन्सेप्ट और बताना है, रेजोनेंस सिचुएशन। हमने पढ़ा था कि एक रीजन है, मान लीजिए मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का, और उसमें यहां से एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए एंटर कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मान लीजिए एंटर कर रहा है, मान लीजिए परपेंडिकुलर चार्ज है, तो उसका मोशन कैसा होगा, सेमी सर्कल जैसा हो सकता है, अगर ये विड्थ काफी ज्यादा हो तो। सही बात है ना, रेडियस से ज्यादा विड्थ तो सेमी सर्कुलर मोशन हो सकता है। सही बात है ना, ठीक है। अच्छा, तो सेमी सर्कुलर मोशन, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इस तरफ आ जाएगा, बी इधर, बी अंदर, बी क्रॉस भी इधर आ जाएगा, तो चार्ज पार्टिकल ऐसा सेमी सर्कल कवर करेगा। इस सेमी सर्कल की जो भी रेडियस होगी वो आप लिख सकते हो mv अपॉन क्यूबी। ठीक है, या आप लिख सकते हो इसको √2m के अपॉन क्यूबी। ठीक है, mv को मोमेंटम लिख सकते हो, और भी तरह तरह से एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इधर आएगा, मान लो नेगेटिव होता तो बी ऊपर, बी अंदर, फोर्स उधर उधर आया तो नेगेटिव उधर चले जाता। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो इधर आया, लेकिन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो दूसरी तरफ चले जाता। सही बात है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो दूसरी तरफ चले जाता, और न्यूट्रल होता तो घूमता ही नहीं, वो तो सीधा चले जाता, है ना। अब इसका क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये जो भी अपन ने पढ़ा है इससे आप क्या क्या सोच सकते हो, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है यहाँ पे। सपोज कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है जो अल्फा बीटा गामा सब तरह के पार्टिकल इमिट कर रहा है, अब उसको में से आपको अल्फा बीटा गामा को सेपरेट करना है, तो उस रेडियो एक्टिव सोर्स में से जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं उनको यहाँ भेज दो, उनको यहाँ भेज दो, है ना। जितने भी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकल रहे हैं उनको यहाँ भेज दो, सारे पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल एक तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव वाले एक तरफ चले जाएंगे, और न्यूट्रल सीधे चले जाएंगे। तो चार्ज के हिसाब से पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं अपन, समझ में आ रहा है। ठीक है, चार्ज के हिसाब से पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग मतलब सेग्रीगेट कर सकते हैं पार्टिकल्स को। अब उसमें भी देखो,
मान लो कि सारे ही अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, मान लीजिए मेरे पास कोई अल्फा का सोर्स है, अब मुझे अल्फा पार्टिकल में पता करना है वो किस किस काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसमें सभी अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं, ठीक है। अब उन अल्फा पार्टिकल की मुझे काइनेटिक एनर्जी समझना है कितनी है, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को अंदर भेजो। अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से रेडियस कवर करेंगे, उन सबका मास और चार्ज तो सेम होगा, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी अगर होगी तो सब सेम रेडियस में चलेंगे, अगर अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी तो अलग अलग रेडियस में चलेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर काइनेटिक एनर्जी मुझे अलग अलग रेडियस में अल्फा पार्टिकल मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर होल करके रखूँ अलग अलग जगह होल करके रखूँ, तो अलग अलग जगह से अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल सेग्रीगेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? So we can separate different kinetic energies alpha particle, ठीक है? यस। अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, सुना होगा शायद आपने, एक 35 शायद एक एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक वेट होता है, और एक का 37 होता है। तुम्हारे पास कोई सोर्स है, जैसे NaCl से तुमने बहुत सारे क्लोरीन आयन निकाल लिए, NaCl से बहुत सारे क्लोरीन आयन निकाल लिए। अब उन क्लोरीन आयन में से तुम्हें आइसोटोप्स को सेपरेट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? आइसोटोप्स को सेपरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं बताओ? प्रोजेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे क्या होगा? ये वाला सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट कर दो तो दोनों की रेडियस अलग आएगी, है ना भाई? जिसका मास ज्यादा होगा ये मास के हिसाब से सेपरेट हो सकते हैं। मान लो सबको सेम काइनेटिक एनर्जी से, तुमने सारे क्लोरीन आयन को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करा, तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम आ गई। क्लोरीन पर चार्ज सबका सेम ही होगा, -E चार्ज होगा, तो चार्ज सबका सेम ही है। मास के हिसाब से रेडियस अलग अलग आएगी, तो हमको अलग अलग रेडियस में मिल जाएंगे। So we can separate isotopes also in this case, in this apparatus, है ना? बहुत सारे एप्लीकेशन है, आइसोटोप सेपरेट कर सकते हो, मान लो मतलब जो जो आप सोच सकते हो ना, बहुत सारी चीज करवा सकते हैं। जब अपन को चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करना है, किसी पर्टिकुलर स्पीड का चार्ज पार्टिकल चाहिए, किसी पर्टिकुलर मोमेंटम का चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो ये सारे एप्लीकेशंस लगा सकते हैं अपन, ठीक है? चलो, तो इसका बहुत सारे इस डिवाइस, ऐसा डिवाइस बनाकर लोग पढ़ाते, बुक में रहता भी है, मोमेंटम फिल्टर लिख देते हैं, या क्या बोल सकते हैं, आइसोटोप फिल्टर बोल सकते हैं, पार्टिकल फिल्टर बोल सकते हैं, तो बहुत सारे नाम दे सकते हो आप इस चीज को, इस एपरेटस को, ठीक है? बहुत सारे नाम दे सकते हो। पार्टिकल को सेपरेट भी कर रहे हैं अपन, मोमेंटम के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं, मास के हिसाब से सेपरेट कर रहे हैं, तो तरह तरह की सिचुएशन में तरह तरह की चीजें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक? तो मैं ऐसा कुछ नाम वाम नहीं दे रहा हूँ, है ना? तो बस आपको आइडिया सारा बता दिया कि मैंने क्या क्या एप्लीकेशन पॉसिबल है। आपको जो इच्छा वो नाम दे लो, मोमेंटम फिल्टर लिखना है, पार्टिकल फिल्टर लिखना है, जो नाम अच्छा लगे वो लिख लो, ठीक? वो नाम आपके ऊपर, कोई स्टैंडर्ड ऐसा कोई नाम है भी नहीं इसका, ठीक है? चलो, तो एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में मोशन के, वो अपन ने देख लिए, और म्यूचुअल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का सिचुएशन भी समझ ली। अपना जितना थ्योरी का पोर्शन था वो सब कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन में चाह रहा हूं एक कराना, तो वो करते हैं। ये हटा दो क्या सब? यस, ओके, सब चीज नोट हो गई तो हटा देता हूं मैं। अब बिगिनर बॉक्स 4 कंप्लीट हो जाएगा। बिगिनर बॉक्स 4 के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सब डिस्कस हो गए, BB4 अब पूरा हो सकता है आपका। तो आज तो नहीं करेंगे, आज ही पढ़ा अपन ने सब। एक दिन और टाइम ले लो, मंडे डिस्कस कर लेंगे। कल तो आपकी रिवीजन क्लास है, तो मंडे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लास में डिस्कस कर लेंगे मंडे को। चलो, एक क्वेश्चन में चाह रहा हूं देना आपको। वैसे तो आपको पिच वाले कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने, हेलिकल मोशन वगैरह सब पढ़ा है अपन ने, उसी का एक आइडिया और। मान लो मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में, दैट इज √2 I + J। स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है √2 I + J। देयर इज अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ 1 कूलम, मास ऑफ 1 kg, चार्ज ऑफ 1 कूलम, मास ऑफ 1 kg, उसको ओरिजिन पे रखा। अच्छा, उसको जो वेलोसिटी दे दी मैंने चार्ज पार्टिकल को, वो ऐसे दे दी, v वेक्टर इक्वल टू √2 I + K।
√2i+k. Velocity of charge particle is √2i+k. Velocity of charge particle कहा दिए, मैंने दिखा दिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या दिए वो मैंने दिखा दी, ठीक है। हाँ, रेस भी डिस्कस करना थी अपन को, रेस भी करेंगे। पहले अभी क्वेश्चन कर लो। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल दे दी है, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कुछ भी नहीं, यहाँ पर चार्ज और मास दे दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। करो, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। करो, फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। फोर्स बिटवीन वायर के क्वेश्चन से तो वो छोड़ दो, वो अभी पढ़ा नहीं है, वो बस अपन इसके बाद वो पढ़ने वाला है, ठीक है। Find radius of helix and pitch of the helix. नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड दी है विच इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड दी है विच इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो दे दिए, चार्ज मास दे दिया है, वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है पार्टिकल का, रेडियस ऑफ हेलिक्स एंड पिच ऑफ द हेलिक्स। ये हटा देता हूँ, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी है मैंने। चलो, रेडियस का आंसर आ रहा है बुराउद्दीन का, चेक करते। देखो, रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है और पैरेलल कंपोनेंट क्या है। जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो पिच में यूज होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होता है फॉर रेडियस, ठीक है। तो आपको वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ये दो कंपोनेंट पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे ये कंपोनेंट? आप लोगों ने जितने भी आंसर दिया है वो कैसे निकाल रहे हो? डॉट प्रोडक्ट, यस। किसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट निकालने के लिए आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट का तरीका। आपको चाहिए बी वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर, तो क्या करेंगे? बी वेक्टर पैरेलल, इसके लिए करेंगे बी वेक्टर का बी के यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट, ये मैग्नीट्यूड देगा और डायरेक्शन के लिए बी कैप लगाना पड़ेगा साथ में। मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट इनटू डायरेक्शन, ये v का पैरेलल कंपोनेंट आएगा वेक्टर फॉर्म में। तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर दो, डॉट प्रोडक्ट करो। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो k और j का तो कुछ नहीं होगा, आई वाले का 1 हो जाएगा, √2 हो गया, मैग्नीट्यूड 2 इनटू बी कैप, डायरेक्शन ऑफ बी कैप इज i + j / √2। ये आ गया v का पैरेलल कंपोनेंट व्हिच इज बिकमिंग √2 टाइम्स i + j। पैरेलल कंपोनेंट आ गया तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे? अब टोटल वेलोसिटी में से मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दो तो परपेंडिकुलर वाला बचेगा, है ना। पैरेलल वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो परपेंडिकुलर वाला बचेगा। तो ये वेलोसिटी था, इसमें से पैरेलल वाला सब्ट्रैक्ट कर दो तो √2i - √2i 0, √2k - √2j, √2k - j, ये आएगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक। यस, बस अब अपन को सारी चीज मिल गई तो अपन निकाल सकते हैं। रेडियस
होती है एम वी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड अपॉन क्यू बी। m1 v परपेंडिकुलर ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, देखो इसका मैग्नीट्यूड 1/√2 और ये √2, तो 1 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसका मैग्नीट्यूड √2, अच्छा √2 इंटू √2 2 आएगा। चार्ज इज 1 कूलम, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी देखो 2 है, तो रेडियस देखो 1 मीटर आ गया, ठीक है। और फिर पिच वो होता है 2 पाई m अपॉन q इंटू बी, बी का मैग्नीट्यूड 2 इंटू बी पैरेलल, बी पैरेलल का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये भी 2 आएगा, तो 2 से तो कैंसिल, ये आ गया देखो 2 पाई आंसर। चलो क्या है, सब समझ में आ रहे, है ना। मेन चीज थी कि ये चीज आपको याद होना चाहिए थी कि वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालना है, ठीक है। चलो इसमें गलती हो सकती थी आपकी। चलो v डॉट बी 1 आ रहा है, v डॉट बी क्या है, v डॉट बी करेंगे तो √2 इंटू √2 2 आ जाएगा, 2 आएगा, v डॉट बी 1 थोड़ी आएगा, ये √2 और ये अच्छा b का कैप लेना था वहां पे, सॉरी माय मिस्टेक, b का कैप लेना है ना, तो b कैप में यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 आएगा ये, हाँ ये मेरी गलती हो गई यार, ये b कैप से मल्टीप्लाई करना है ना, तो b कैप क्या होगा, i प्लस जे बाय √2, इससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे √2 कैंसिल है, 1 आएगा, सॉरी ये मेरी गलती हो गई, तो यहाँ पे बाय √2 आना चाहिए, पूरे मिस्टेक हो गई यार ये, तो वहां बाय √2 करोगे, v पैरेलल में ये बाय √2 आएगा, तो ये पूरा गड़बड़ हो गई, तो √2i माइनस 1/√2i √2 k माइनस 1/√2j प्लस k, ये आ जाएगा, सॉरी ये पूरा ही गड़बड़ हो गया यार अपना, तो ये पूरा गलत है, यस यू आर करेक्ट, ये गलत हो गया अपना, हाँ चलो तो अब सही कर सकते हो। वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट में मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी, मैंने यहाँ बी कैप मल्टीप्लाई करना चाहिए था, गलती से मैंने बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया, बी कैप तो भूल ही गया था मैं भी, तो बी कैप करेंगे तो यहाँ का बाय √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, और i प्लस के और i प्लस जे से 1 आएगा। अब क्लियर, क्या है समझ में आ गया अब, यस वेरी गुड, ठीक है। चलो तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, वो मुझे बस ये चीज आपको रिवाइज करानी थी कि पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकाले। अब आप आगे कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर हो जाएंगे, कर लोगे इसको आगे, है ना, ठीक है, ओके। नाउ अब अपना जो नेक्स्ट पोर्शन हमें स्टार्ट करना है, फोर्स ऑन वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, उससे पहले अपना रेस डिस्कशन कर लेते हैं अपन, नहीं तो वो रह जाएगी, ठीक है। तो रेस 2 दी थी आपको मैंने मैग्नेटिक फील्ड की, असाइनमेंट भी दिया था, तो पहले तो रेस स्टार्ट करते हैं अपन, जस्ट अ सेकेंड। चलो रेस 1 एमईसी की, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन दिख रहे, 12 क्वेश्चन है, बताओ रेस 1 फर्स्ट पेज पे 8 क्वेश्चन है, कोई डाउट फर्स्ट पेज पे, रेस, हाँ 2 मिनट आप ओपन कर लीजिए, ठीक है, चेक कर लो, रेस 1 में कोई डाउट हो तो बताइए। फर्स्ट पेज 8 क्वेश्चंस, कोई भी डाउट फर्स्ट पेज में, अभी तक तो कोई डाउट नहीं आया है, कुछ बच्चों ने बोला है नो डाउट, वेरी गुड। गोपाल निकाली कि नहीं आपने, 8, क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8, two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane, एक ही प्लेन में दो concentric coils है, दोनों में ही 10 टर्न्स है,
their radius are 20 and 40 centimeter and they carry 0.2 and 0.3 ampere current in opposite direction. Magnetic field in Weber per meter square at the center is, magnetic field का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना है आपको सेंटर पे, और ऑप्शन देखो म्यू नॉट के टर्म्स में, वो म्यू नॉट थोड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, तो म्यू नॉट के टर्म में आंसर निकाल लो, है ना। तो बुराउद्दीन इसमें डाउट क्या है, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा है कैलकुलेशंस करके आ जाएगा, रेडियस एक की बड़ी एक की छोटी है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड निकालना और दोनों की रेडियस, दोनों के करंट अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी फील्ड। तो इसमें समस्या क्या थी बुराउद्दीन बताइए। रेडियस R1 R2 मान लेता हूँ, करंट दे दिया I1 I2, बी कैसे लिखेंगे। सर्कुलर कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड पता है ना अपन को बेटा, उसके सेंटर पे क्या होती है, एक लूप की कोई कॉल हो तो म्यू नॉट I/2R होती है। अब इसमें 10 टर्न्स है तो इनटू नंबर ऑफ टर्न भी कर देना। दूसरे लूप में करंट अपोजिट है, तो जो उसकी रेडियस है, मान लो इसकी रेडियस R1 थी तो उसकी फील्ड आएगी नंबर ऑफ टर्न N1, करंट I1, दूसरे की फील्ड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न करंट के जो वैल्यूज है, रेडियस की जो वैल्यूज है, सब्स्टिट्यूट कर दो आप अब, है ना। अच्छा नहीं, टोराइड नहीं है वो, वहीं पर बहुत सारे टर्न्स बनाए, ठीक है। ठीक है चलो, अब उसके बाद 9th आया है मेरे पास, a cell is connected between 2 points of a uniformly thick circular conductor। कोई सर्कुलर कंडक्टर है, थिक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म है, उसके दो पॉइंट्स के बीच में सेल लगा दिया। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हुक विल बी, here I1 and I2 are the currents flowing in the two parts of circular conductor of radius A। तो जीरो आएगा इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर जीरो आएगा। क्यों? तुम्हारे पास एक कोई सर्कुलर शेप का अच्छा थिक कंडक्टर है, उसके किन्हीं दो पॉइंट के बीच में आपने ना बैटरी लगा दी, लाइक दिस, ऐसे कुछ बैटरी लगा दी, ठीक है। तो बैटरी की वजह से देखो यहाँ और यहाँ कुछ करंट आएंगे, I1 और I2। इस सेक्शन में जो करंट होगा और इस सेक्शन में जो करंट होगा, उसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ये करंट सेंटर पे बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये करंट अंदर बनाएगा, और दोनों करंट जो होंगे वो रेडियस के इनवर्स रिलेशन में होंगे, डिस्टेंस के इनवर्स, दोनों की लेंथ के इनवर्स रिलेशन में होंगे। यहाँ सेंटर पे मान लीजिए ये थीटा एंगल है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये लेंथ इस एंगल के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ उतना कम करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप अगर करंट को प्रॉपरली लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और फिर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपको दिखेगा कि दोनों के फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, तो आपको नेट जीरो मिलेगी। इसका आंसर आएगा जीरो, है ना। यस, ये अपन ने शायद बिगिनर बॉक्स में भी ट्रिक सीखी थी, ये वाली ना, बिगिनर बॉक्स में भी करी थी। यस चलो, तो 9th हो गया, उसके बाद शायद 12th भी बोला था। 12th, a non-planar loop of conducting wire carrying a current I is placed as shown in the figure. Each of the straight section of the loop is of length 2m. The magnetic field due to this loop at the point A, 0, A. A मतलब x एक्सिस में A पे जाना है, y एक्सिस में 0 पे जाना है, और z एक्सिस में भी A पर जाना है। तो ये क्या लिया, a non-planar loop of conducting wire carrying a current I is placed as shown in the figure. Each of the straight section of the loop is of length 2a। हर straight section 2a लेंथ का है, हर straight section 2a लेंथ का है, पर उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो ये ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, ये 2a लेंथ का वायर, ये 2a लेंथ का वायर, ये 2a लेंथ का वायर, ये 2a लेंथ इक्वल दिखाओ, ऐसा कुछ दिखेगा, और यहाँ पर भी ऐसे कुछ दिखा रहा हूँ, ये 2a लेंथ का वायर, ये 2a लेंथ का वायर, और ये 2a लेंथ का वायर, ठीक है। इनमें करंट है, देखो मान लीजिए यहाँ पर करंट ऐसा है, वो करंट आगे ऐसे प्रोपोगेट होगा, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पर वायर था नहीं, यहाँ पर दो वायर इमेजिन करो, दो वायर इमेजिन करो, तो देखो ये पूरा लूप बन गया, दो सर्कुलर लूप बन गया, दो स्क्वायर लूप बन गया हमारे पास,
यहाँ पे वायर था नहीं, मैं 2 वायर इमेजिन कर रहा हूँ, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट करंट, तो एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं करा, नेट करंट तो यहाँ 0 है। दिख रहा है क्या ये समझ में आया कि आपको मैंने क्या करा? बस अब क्या हो गया, 2 स्क्वायर लूप का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है वो एक्सिस पे, इसके सेंटर से कुछ ऊपर ए हाइट पे पॉइंट है, इसकी भी सेंटर से ए हाइट पे पॉइंट है। जो आपको पॉइंट दिया है ना a, 0, a, ये एक्स एक्सिस में ए पर जाना है, वाई एक्सिस में 0 पर, और जेड एक्सिस में भी ए पर जाना है। इधर था जेड एक्सिस, ये जो पॉइंट है a, 0, 0 दोनों के ही एक्सिस पर पॉइंट है, तो स्क्वायर लूप के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लिख दो, दोनों की फील्ड लिख दो, हो गया काम। ठीक, चलो ये आइडिया याद रखना, ये जहां वायर नहीं हो ना वहां पे वायर लगा के अपन कर सकते चीजें, ये आइडिया याद रखना है ना। और अगर ये आइडिया समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और ले लो, चलो ये आइडिया समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और लीजिए। देखो हमने एक क्यूब जैसा अरेंजमेंट बनाया है, हमने एक क्यूब जैसा अरेंजमेंट बनाया है, इस क्यूब में लेकिन हर साइड पे वायर नहीं है, इसकी इस क्यूब की 4 साइड पे वायर नहीं है देखो, और बाकी 8 साइड पे वायर है। तो हमने 8 साइड पे वायर लगा के इस तरह का एक लूप क्रिएट करा है, दिख रहा है आपको लूप? लूप समझ में आ रहा है आपको? देखो ठीक है, इस लूप में करंट फ्लो करा दिया, सपोज करंट ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करा दिया आई, और ट्यूब की साइड लेंथ ए। अब ट्यूब के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, फाइंड बी वेक्टर एट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी। चलो तो ये होमवर्क क्वेश्चन लिख लीजिए, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन। ठीक, कर लोगे ट्राई? चलो अब हो जाएगा, मुझे लगता है करिएगा ट्राई, है ना। रेस 1 में और कुछ डाउट बच रहा है रेस 1 का? कोई भी नहीं है पक्का? ठीक है, रेस 2 में तो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है, 6 क्वेश्चन से बस। तो रेस 2 में कोई डाउट? देख लीजिए सब अच्छे से जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 आया मेरे पास, द करंट इन द वाइंडिंग्स ऑफ अ टोरॉइड इज 2 एम्पेयर। कोई टोरॉइड है उसमें 2 एम्पेयर करंट है, देयर आर 400 टर्न्स एंड द मीन circumferential length is 40 centimeter. If the inside magnetic field is 1 Tesla, the relative permeability is near to। अच्छा, अंदर कुछ मटेरियल फिल कर दिया है तभी उन्होंने रिलेटिव परमेबिलिटी पूछी है, अंदर कुछ मटेरियल फिल कर दिया है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी पूछी है। ठीक है, व्हाट इज रिलेटिव परमेबिलिटी? जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, वैसी चीज रिलेटिव परमेबिलिटी होती है। हर मटेरियल की परमेबिलिटी और फ्री स्पेस की परमेबिलिटी का रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक, अब अगर टोरॉइड के अंदर कुछ फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड जो टोरॉइड के अंदर होगी वो होगी म्यू, नंबर ऑफ टर्न बाय सर्कमफरेंस इनटू करंट। यहाँ पर अपन म्यू नॉट लिखते हैं अगर फ्री स्पेस होता है, लेकिन कोई मीडियम होता है तो मीडियम की परमेबिलिटी लिखना पड़ती है। ये समझ में आ रहा है?
आपको मीडियम की परमेबिलिटी निकालने के लिए उन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड दे दी है, नंबर ऑफ टर्न दे दिए है, ये लेंथ दे दी है, सरकमफेरेंस की लेंथ दे दी है, करंट दे दिया है। तो ये दिया है, तो म्यू आ जाएगा और म्यू बाय म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट म्यू आर आ जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाय म्यू नॉट आ रहा है समझ में? जस्ट लाइक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलो, क्या है समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं? यस। और कोई डाउट देख लीजिए रेस 2 में, रेस 2 में और कुछ डाउट है क्या? नो, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो रेस 2 कंप्लीट मान लो फिर आपको असाइनमेंट भी दिया था एक, असाइनमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए। देख लीजिए सब बच्चे असाइनमेंट अच्छे से। मेरे पास एक डाउट आया है 37, BB3 का डाउट आ रहा है। BB3 शायद, हाँ BB3 भी बच गई थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट, ये 37 कर ले अभी, क्वेश्चन नंबर 37 है ना असाइनमेंट का। 1 मिनट रुकिए। Let me see. हाँ चलो 37 नंबर आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। Which of the following gives the value of magnetic field according to Biot-Savart's law? कौन सा ऑप्शन Biot-Savart's law से मैग्नेटिक फील्ड देता है? तो Biot-Savart's law का फॉर्मूला पूछा है उन लोगों ने। तो मुझे सी दिख रहा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बोल देंगे, सी ऑप्शन है उसका। इसमें दिक्कत क्या थी यशवर्धन? मैग्नीट्यूड पूछा है उन्होंने। यशवर्धन क्लियर हो गया क्वेश्चन की कुछ डाउट है इसमें? बताइए जल्दी से। 40 नंबर आया, मैं पढ़ता हूँ 40 नंबर जब तक। टू कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r1 and r2 carry current respectively small i1 small i2 in opposite direction, one clockwise one anti-clockwise. The magnetic induction मतलब magnetic field at the center of loop is half that due to i1 alone at the center if r1 is to our value of i1 by i2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40 में ये ऐसे ही कुछ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा ना, दो सर्कुलर लूप वाला, वैसे ही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 40 में ऐसा कुछ है कि दो सर्कुलर लूप है आपके पास, कॉन्सेंट्रिक कोप्लेनर है, रेडियस r1 r2, इनकी रेडियस r1 और r2 है, इनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, एक में i1 एक में i2। ठीक है, और क्या बोला है? द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द लूप्स इज हाफ दैट ड्यू टू i1 अलोन एट द सेंटर। i1 अकेले की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सेंटर पे, वो क्या लिखते हैं? म्यू नॉट i1 अपॉन 2r1। उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका हाफ नेट मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की मिलाकर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट i1 अपॉन 2r1 माइनस म्यू नॉट i2 अपॉन 2r2 कर देना, ये इसकी हाफ है। तो यहाँ से देखो तुमको रेडियस का रेशियो दिया है तो करंट का रेशियो मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो दिया है तो करंट का रेशियो मिल जाएगा। इसको अरेंज कर लीजिए। ठीक है, चलो ओके। वैभव ये क्लियर हुआ क्या? और कोई डाउट इसमें? BB3 का 7, अब BB3 का 7 देख लेते हैं। ये सर आंसर अलग आ रहा है। आंसर सही आना चाहिए। एक बार आप, क्या सबका ही आंसर अलग आया है? हाँ, एक बार रिकैलकुलेट कर लो आप। ठीक है, अगर सबका आंसर अलग होता तो सब बच्चे बोलते। ठीक है, अब मेरे पास एक डाउट और आया है बिगिनर बॉक्स का, जस्ट अ सेकेंड। बिगिनर बॉक्स 3 भी अपना पेंडिंग चल रहा था ना, तो BB3 का एक तो 7th आया मेरे पास। अच्छा, 7th वाले में आप ये ध्यान दीजिए, वायर की लेंथ 2 पाई आर दी है,
रेडियस टू आर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ बिगिनर बॉक्स 3, उसमें ध्यान दीजिए, जो वायर बनाया है ना उसकी रेडियस आर नहीं दी आपको। आपको वायर की टोटल लेंथ 2 पाई आर दी है, रेडियस इज नॉट आर। देखो वो जो वायर है वो सेंटर पे कुछ एंगल बना के ऐसा आर्क है हमारे पास, क्या है उसका थीटा एंगल दिया है, तो ये थीटा दिया है, तो टोटल वायर की जो लेंथ होगी ये एंगल हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। इफ द रेडियस इज स्मॉल आर, तो टोटल लेंथ शुड बी 2 पाई माइनस थीटा इनटू स्मॉल आर। दिस आर्क लेंथ, यहां से यहां तक की जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 2 पाई माइनस थीटा इनटू आर, और ये लेंथ आपको 2 पाई कैपिटल आर दी है। इसका मतलब रेडियस ऑफ दिस लूप, इस लूप की जो रेडियस है वो 2 पाई आर अपॉन 2 पाई माइनस थीटा है। ये बात समझ में आई? हाँ बस, तो अब मुझे लगता है कि अब हो जाएगा आपसे, है ना, अब ये इस रेडियस से हो जाएगा। ये गड़बड़ होती है सब बच्चों की इसमें, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला, हाँ फिफ्थ वाला एक डाउट आया मेरे पास। कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम इन ईच मीटर, कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 0.01 पर ओम पर मीटर है, उससे 400 टर्न्स की सोलोनाइट बनाइए जिसकी रेडियस है सोलोनाइट की 1 सेंटीमीटर, लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो 1 टन बनाने में आपको 2 पाई आर लेंथ लगेगी वायर की, सही बात है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में 1 टन बनाने में 2 पाई आर लेंथ लगेगी और 400 टन बनाए हैं, तो 400 इंटू 2 पाई आर ये टोटल लेंथ होगी कॉपर वायर की जिससे आपने सोलोनाइट बनाई है, 400 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया, देखो कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है, देखो 0.01 ओम पर मीटर में था, तो मीटर में लेंथ निकाल लो तो टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या बोला है, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी व्हिच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सोलोनॉइड विल कॉज अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिए तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट मिल जाएगा तुमको, मैग्नेटिक फील्ड दिया हमको, वो होना चाहिए म्यू नॉट एन आई, ये दिया, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न को लिख देना 400, टोटल नंबर ऑफ टर्न और टोटल लेंथ, सॉरी ये करंट को लिखना वी बाय आर, और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, और रेजिस्टेंस को लिख देना रो एल बाय, या वो जो भी रेजिस्टेंस तुमने निकाला था ना, कैलकुलेट करा था, वो लिख देना यहाँ पे बस। तो मुझे लगता है बैटरी का मिल जाएगा आपको, ये दिया है, बाकी सब पता है तुमको, तो रेजिस्टेंस तुमने निकाल ही लिया, म्यू नॉट तुम्हें पता ही है, लेंथ दी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा वो स्पाइरल बना दिया है ना क्वेश्चन नंबर 12 में, 9 भी कर लेंगे, पहले 12 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास एक स्पाइरल वायर बनाया है जिसकी इनर रेडियस ए थी और उसकी रेडियस बढ़ाते 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 हमने बी कर दिया, ऐसा मैं वायर को घुमाते जा रहा हूँ, ये तो मैं थोड़ी गैप पे रख रहा हूँ वायर, वो असली में तो बहुत पास पास में है, तो रेडियस ए से बी कर दी, क्वेश्चन में कहा है रेडियस ए से बी कर दी, ठीक है। इनर रेडियस ए थी, आउटर रेडियस बी थी, और ये बहुत क्लोज है वायर, मैंने तो बहुत गैप पे बनाया, बहुत क्लोज है। तो अगर मैं किसी डिस्टेंस आर पे जाऊं सेंटर से और वहां पे डी आर का विड्थ देखो, डी आर की विड्थ देखो, टोटल यहाँ पर एन टर्न्स बनाए गए थे, तो इस डी आर विड्थ में कितने लूप दिखेंगे मुझको, डी आर विड्थ में कितने लूप दिखेंगे, टोटल बी माइनस ए विड्थ है, टोटल बी माइनस ए विड्थ है, उस विड्थ में एन टर्न है, तो डी आर विड्थ में कितने टर्न होना चाहिए, टर्न्स इन डी आर विड्थ वो होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन विड्थ इनटू डी आर, ये समझ में आया क्या? इस डी आर विड्थ में कितने टर्न्स होंगे, ठीक है, हाँ ओके कुशाग्र, बस
अब यहाँ पे तुम्हें नंबर ऑफ टर्न पता चल गया, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न तुम्हें पता चल गया, मान लो यहाँ पे वो n नंबर ऑफ टर्न है इसके अंदर, उन सबकी रेडियस r है, तो इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे लिख दो, n टर्न्स, हर टर्न की मैग्नेटिक फील्ड होगी μ0I/2r, ये मैग्नेटिक फील्ड r रेडियस की टर्न्स की वजह से सेंटर पे आ गई। बस अब टोटल फील्ड के लिए इसे इंटीग्रेट कर लो, रेडियस की वैल्यू a से b जा रही है, ये नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू डाल दो विच इज n/b - a into dr। अब इसको इंटीग्रेट करो तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर पे। ठीक, चलो ओके। अब 9th वाला एक और आया था, जल्दी से 9th वाला भी देख लेते हैं, टाइम हो गया है अपना 1 मिनट, 9th वाला भी देख लेते हैं। ये तो क्लास में करा था अपन ने, हमने एक सॉलिड वायर की फील्ड भी निकाली है और हमने थिक होलो वायर की फील्ड भी निकाली है, और यहाँ दोनों दे दिए, तो दोनों की फील्ड तुम ऐड करके देख लेना। बोलो, कुछ समझ में आया? कोएक्सियल केबल में क्या होता है, हाँ, कोएक्सियल केबल जो होती है उसमें बीच में एक सॉलिड वायर होता है और उसके आसपास थिक होलो वायर होता है, और दोनों में करंट अपोजिट होता है। दिक्कत वो है कि यहाँ पे करंट अपोजिट है, जैसे इसमें करंट ऊपर है ना, तो इनमें करंट नीचे है, तो फील्ड आपको है ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगी। अकेले सॉलिड वायर की फील्ड का जो ग्राफ होता है, अकेले सॉलिड वायर की वजह से फील्ड का ग्राफ कैसा होता है, पहले बढ़ता है फिर इनवर्स रिलेशन में होता है बीच वाले सॉलिड वायर का, और फिर दूसरा जो थिक वायर, दूसरा जो वायर है उसकी फील्ड का ग्राफ कैसा होगा, डायरेक्शन अपोजिट बताना, क्योंकि उसमें करंट अपोजिट है। अंदर अंदर जीरो होगा, जीरो के बाद उसकी सरफेस में अचानक से वो बढ़ती है, लेकिन अब वो नेगेटिव दिखाना है अपन को, कम होगी और फिर इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करके बता दो, इन दोनों का एडिशन बता दो, तो पहले ऐसा बढ़ेगा, फिर यहाँ पर धीरे धीरे ड्रॉप होगा, फिर यहाँ पर एडिशन करोगे तो तेजी से ड्रॉप होगा, तो बाहर जीरो हो जाएगा नेट में, ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा, पहले बढ़ेगा फिर ड्रॉप हुआ, फिर तेजी से ड्रॉप हुआ, फिर जीरो। ठीक, तो समझ में आ रहा है? ऑप्शन सी जैसा कुछ दिखना चाहिए। चलो, तो बिगिनर बॉक्स 3 भी कंप्लीट है ना। अब सभी बच्चे BB4 के पहले जितने इलस्ट्रेशन है वो सब करेंगे, BB4 के पहले जितने इलस्ट्रेशन है सब करेंगे, उसके बाद BB4 पूरा करेंगे। ठीक, अगली क्लास में अपन करेंगे। 10th इलस्ट्रेशन में डाउट है, पर अब रुकते अपन, आज 5 मिनट पहले मैंने एक्स्ट्रा ले लिया आपके, नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट पूछ लेना, है ना। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको। होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैंने, करके लाइएगा याद से, ठीक है।